स्टडी एकेडमी विथ मुस्काना में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। रेगुलर एनसीएवन सोल इग्नू सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता यानी यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 है हमारी वैदिक सभ्यता 1500 BC से 600 BC तक। तो इसमें हम सभी वैदिक सभ्यता के जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो वैदिक सभ्यता को 2 कालों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है हमारा पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, यानी पुराना काल भी कहा जाता है। सबसे पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद है, तो ये सबसे पुराना वेद भी है, ठीक है। इसका समय काल जो रहा है 1500 BC से 1000 BC इसका समय माना गया है। और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल, तो ये जो हमारा इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC इसका टाइम पीरियड माना गया है। इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जो पेपर में ज़्यादातर आता है, तो ये आता है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों काल में, ठीक है। तो हम अंतर देखेंगे। पहले हम ऋग्वैदिक काल देखेंगे, उसके बाद हम ये उत्तर वैदिक काल देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से इसकी हमें जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। जब तक हड़प्पा की जानकारी नहीं मिली थी तब तक वैदिक सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता था। यानी जब तक हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में नहीं पता चला था तब तक कौन सी सभ्यता हमारी सबसे पुरानी थी, तो वो वैदिक सभ्यता ही थी जो सबसे पुरानी प्राचीनतम सभ्यता मानी गई थी, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। अब देखेंगे आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए। आर्यों द्वारा ही निर्मित की गई जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले बसे थे, ठीक है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ये पढ़ेंगे हम। आर्यों के आगमन पर मतभेद, तो मैक्स मुलर मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव और दयानंद सरस्वती तिब्बत, ठीक है। और सत्य सैधन यूपी व एमपी, ठीक है। अब देखेंगे हम वैदिक सभ्यता जो रही हमारी वो ग्रामीण सभ्यता रही, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। जो आर्य काम करते थे तो उनका कृषि व पशुपालन व कार्य करते थे और उनकी भाषा जो रही है संस्कृत रही। तो इस वजह से जो ये सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता ही है, ठीक है। अब देखेंगे हम ऋग्वैदिक काल। यहाँ से हमारा ऋग्वैदिक काल स्टार्ट होता है। इसके विषय में हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है मैंने बताया था 1500 BC से 1000 BC इसका टाइम पीरियड माना गया है। इस समय सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में देखो 10 मंडल हैं, 1928 सूक्त और 10,462 रचनाएं, ठीक है। और जो इनकी पूजनीय नदी थी ऋग्वैदिक काल के समय तो वो सिंधु नदी थी और पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। और गायत्री मंत्र जो था वो 3rd मंडल में था और पुरुष सूक्त 10th मंडल यानी 10 मंडल, ठीक है। अग्नि की पूजा ये करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। जो आर्य थे उन्होंने अपनी प्रशासनिक यानी जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी वो उसको 5 भागों में बांटा था। पहला था हमारा कुल यानी परिवार। कुल परिवार को बोलते हैं, जो परिवार का मुखी होता है उसे कुलपति बोलते हैं। दूसरा था हमारा ग्राम, ठीक है। ग्राम यानी गांव का मुखिया, ग्रामीण मुखिया, ठीक है। ग्राम का अर्थ गांव होता है। और तीसरा था हमारा विश्वपति कहलाता था वो। चौथा था हमारा राजन मुखिया या राज्य का मुखिया, ठीक है। और 5 था हमारा राष्ट्र, पूरा देश, ठीक है। अब देखेंगे हम राजा प्रमुख होता था राजा तथा उसके 12 अधिकारी प्रशासन चलाते थे। यानी राजा तो हमारा प्रमुख होता ही था, लेकिन उसके साथ जो 12 अधिकारी जो होते थे वो प्रशासन चलाते थे, ठीक है। उग्र अपराधी को पकड़ने वाला, जो उग्र है
जिसका अर्थ है अपराधी को पकड़ने वाला, उग्र का कार्य था। सभा एवं समिति, सभा और समिति का क्या कार्य था? राजा को सलाह देना, ठीक है। सभा सम्भ्रात लोग, समिति सामान्य जनता, ठीक है। जिस सभा का अर्थ है सम्भ्रात और लोग, और समिति का अर्थ है सामान्य जनता। विरुद्ध, धार्मिक शिक्षा संस्थान। दशराज युद्ध परूपणी रावी नदी के किनारे था ये, और सुदास एवं जनों के बीच सुदास जीते, ठीक है। इस शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे इनका सामाजिक जीवन क्या था। तो सामाजिक जीवन में हम पहले देखेंगे पितृ प्रधान, यानी जो हम परिवार होता था वो पितृ या पुरुष प्रधान होता था, ठीक है। संयुक्त परिवार होता था, परिवार का मुख्य पुरुष होता था। परिवार का मुख्य क्या कहलाता था? कुलपति। मैंने बताया था यहाँ परिवार का मुख्य कुलपति। प्रदा प्रथा नहीं थी, महिला का सम्मान होता था, स्त्री पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। हालांकि बाद में जो है महिलाओं को ये हक नहीं था, वो हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है। विधवा अपने देवर से विवाह भी कर सकती थी। खान पान शाकाहारी भोजन था, दूध घी मक्खन। गाय को अघन्य ना मारने वाला पशु माना जाता था, ठीक है, वैदिक काल से ही। अब देखेंगे स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। पुरुष के समान थी स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा का अधिकार था, बाल विवाह नहीं होता था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा अफला विधुति का वर्णन, दहेज प्रथा नहीं थी, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था, ठीक है। अब देखें वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो रही है हमारी शुरू से ही 4 प्रकार की रही है। हालांकि बाद में वर्ण व्यवस्था जो है वो और भी जटिल हो गई थी उत्तर वैदिक काल में आकर, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे हम। 4 वर्णों में विभाजित थी वर्ण समाज, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और आर्य, गोरे, खेत, अनार्य, श्याम, ठीक है। पहनावा सूती, जो हमारा ऋग्वेदिक काल का पहनावा था तो वो सूती ऊनी जूट का था। नीवी होता था एक आंतरिक वस्त्र जो अंदर पहना जाता होगा, ठीक है। वास, नीचे पहने जाने वाले कपड़े। अधुवास, ओढ़ने वाला वस्त्र, ठीक है। मनोरंजन के लिए क्या क्या था? संगीत था, रथ दौड़, शिकार, ये सब मनोरंजन के लिए था। आर्थिक जीवन था इनका। मुख्य व्यवसाय बताया था मैंने आपको, जब ये ग्रामीण सभ्यता रही है तो कृषि और पशुपालन इनका व्यवसाय था। घोड़े, गाय जैसे जानवर पाले जाते थे। गाय से दूध मिलता था, गाय को संपत्ति का रूप माना जाता था। घोड़े रथ खींचने के काम आते थे। मणि, व्यापारी पशु चराते थे, व्यापार के लिए दूर दूर जाते थे, ठीक है। और अब देखेंगे कृषि। आर्यों को कृषि का ज्ञान था। लकड़ी की फाल का प्रयोग करते थे, ठीक है। उस टाइम लोहा का प्रचलन नहीं था, वो बाद में आया था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। बुआई, कटाई, छटाई तथा मौसम की जानकारी इन्हें थी। जो तथा चारा उगाया जाता था। अन्य उद्योग जैसे कढ़ाई, बुनकर, चर्मकार सब थे, रक्त चालक, ठीक है। अन्य जो व्यवसाय थे, अन्य उद्योग। धार्मिक जीवन था इनका। प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य लोग प्रकृति को पूजते थे। बहुशिवरवाद था। 33 देवता थे। महत्वपूर्ण देवता जो थे इनके इंद्र थे, वर्षा के देवता। दूसरा स्थान था अग्निदेव का। तीसरा था वरुण जो जल के देवता थे। और चौथा था एक पौधा होता था जो सोम था, ठीक है, सोम पौधा का देवता। यज्ञ का महत्व। यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ की सरल विधि थी, प्रार्थनाएं की जाती थी। तो ये हमारा जो है हमारा ऋग्वेदिक काल जो हमारा 1500 BC से 1000 BC तक का समय था वो यहीं तक समाप्त होता है। अब उत्तर वैदिक काल की बारी आती है। तो उत्तर वैदिक काल का समय मैंने बताया था 1000 BC से लेकर 600 BC उत्तर वैदिक काल का समय माना गया है, जिसमें जो हमारे 4 वेद थे, 4 में से एक तो ऋग्वेदिक काल में हो गया जो ऋग्वेदिक वेद था, और 3 उत्तर वैदिक काल में आते हैं, ठीक है। तब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में समाज में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी। हालांकि इसमें परिवर्तन भी हुए थे, समाज में परिवर्तन हुए थे। जैसे लोहे की खोज हो चुकी थी, कृषि में बढ़ोतरी हुई। लोहे की फाल, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी तो कृषि में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। यमुना दोआब के बीच, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में खेती। दोआब होता है जैसे गंगा और यमुना का जो बीच का क्षेत्र हो उसे दोआब बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती अच्छी होती है, ठीक है।
दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोअब कहलाता है। ठीक है, तो तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद की रचना हुई। अब आर्य पंजाब से निकलकर गंगा यमुना दोआब में प्रवेश करने लगे। ठीक है, यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ था, फसल उत्पादन बढ़ने लगी। ऋग्वेद में सरस्वती और दिशु नदी के बीच क्षेत्र को पवित्र माना था और इसे ब्रह्मार्थ नाम दिया था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्य ब्रह्मार्थ से निकलकर पूर्व की ओर आ गए। ठीक है, अब राजनीतिक व्यवस्था देखें इनकी उत्तर वैदिक काल में, तो राज्य के अधिकारों में वृद्धि हुई। अब राजा अधिक शक्तिशाली हो गया, उसके अधिकारों में वृद्धि हुई। महिलाओं को सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी। जब ऋग्वैदिक काल का समय था तब सभा में बैठने में, यज्ञों में बैठने औरतों को इजाज़त थी, यानी ये बैठ सकती थी, भाग ले सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था, महिलाओं को सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी। ब्राह्मणों और योद्धाओं का वर्चस्व हो गया था। राज सूर्य यज्ञ सर्वोच्च शक्ति के लिए। ठीक है, राष्ट्र तथा राज्य का उद्भव। ऋग्वैदिक काल में जन कबीला का महत्व था। उत्तर वैदिक काल में कई जन को मिलाकर जनपद राज्य का निर्माण हुआ। यानी जो ऋग्वैदिक काल था उसमें कबीला का महत्व था, लेकिन जो हमारा उत्तर वैदिक काल है उसमें जनता को मिलाकर जनपद का निर्माण हुआ था। ठीक है, कबीले का महत्व घटा। उदाहरण कुरु भरत, यानी कुरु जनपद बना, और तुम वंश, यानी अलग अलग थे ये ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इन दो को मिला के, जैसे कुरु जनपद बन गया, इन दो को मिला के पांचाल जनपद बन गया, ऐसे। ठीक है, राजा की देवी उत्पत्ति। कुछ ग्रंथों में राजा का पद देवी माना गया है। राजा बड़े बड़े यज्ञ करने लगा था खुद को शक्तिशाली दिखाने के लिए। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण राजा का राज्य अभिषेक, राजसूय यज्ञ द्वारा राज्य का उच्च पदाधिकारी रत्न कहलाता था। अश्वमेध यज्ञ, यानी घोड़ों के लिए यज्ञ किए जाते थे। वाजपेय यज्ञ, रथ दौड़ों के लिए यज्ञ किए जाते थे। अग्निष्टोम यज्ञ, पशु की बलि दी जाने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। आर्थिक जीवन, कृषि का महत्व बढ़ा। पशुपालन से कृषि की ओर प्रवेश करने लगे लोग। ठीक है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। चावल और गेहूं मुख्य फसल बनी। गेहूं पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन बना गेहूं। ठीक है, लोहे का प्रयोग, लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे के कृषि उपकरण के साक्ष्य मिले। अर्थवेद में इसे कृष्ण अय्यास और श्याम अय्यास कहा गया है। मृदभांड कला जो थी, यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो मिट्टी के बर्तन के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। 4 प्रकार की मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। पहला है हमारा काले और लाल रंग के बर्तन, दूसरा है हल्के काले बर्तन, और तीसरा है चित्र भूरे बर्तन, यानी जो बर्तनों पर चित्र बने होते थे, भूरे रंग के बर्तन होते थे, उन पर चित्र बने होते थे। ठीक है, वे अमीर लोग इस्तेमाल करते थे। और जो होता है हमारा लाल बर्तन, सबसे लोकप्रिय थे लाल बर्तन। भूमि पर स्वामित्व, भूमि पर निजी अधिकार की भावना बड़ी थी। घुमक्कड़ जिंदगी का त्याग, यानी जो घूम घूम कर जिंदगी बिताते थे वो ख़त्म हो चुकी थी। स्थायी निवास की भावना बढ़ी, यानी स्थायी एक ही जगह पर लोग रहने लगे। मुद्रा का अभाव, मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा, यानी उस टाइम मुद्रा तो नहीं चलती थी, पैसे तो नहीं चलते थे, लेकिन उस टाइम पे लोग वो अपनी चीज़ों या वस्तुओं का लेन देन करते थे। जैसे अनाज, हमारे पास ज़्यादा अनाज है तो हमने उसको दूसरे को अनाज देकर उससे चावल खरीद लिया, तो ये वित्तीय प्रणाली थी। तो हमारा जो वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा रह चुका है, इसे पढ़ेंगे आगे। सामाजिक और आर्थिक जीवन, मैंने बताया था आपको वर्ण व्यवस्था पहले से ही 4 प्रकार की थी, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वो और भी जटिल हो गई। वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक बताया गया। ब्राह्मण अधिक शक्तिशाली हो गए। तो हमारे जो वर्ण थे 4, तो पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो इसकी फुल डिटेल जो है वो यही थी वैसे तो, लेकिन आपको अच्छे से लिख के आना है एग्ज़ाम में कि शूद्रों का कार्य ये था, क्षत्रिय का ये था, वैश्य का ये, इनका रंग वंग ये सब अलग अलग दिए गए थे। शूद्रों का शोषण किया जाता था, उन्हें
उन्हें चप्पलों का काम दिया जाता था, ये सब इसमें लिख के आना है, ठीक है। स्त्रियों की दशा देखें तो बाल विवाह होने लगा, महिलाओं के साथ भेदभाव भी होने लगा, शूद्र के समान माना जाने लगा। यानी जो महिलाएं थी वो कोई से भी वर्ण की हो, चाहे वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की, लेकिन सभी की इस दशा जो है, स्त्रियों की दशा शूद्रों के समान होने लगी है, ठीक है। पर्दा प्रथा शुरू हो गई, सती प्रथा भी शुरू हो गई यहाँ से। स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था, यानी छीन लिया था उनसे। अपनयन संस्कार बंद, ठीक है। धार्मिक रीति रिवाज की बात करें तो बलि प्रथा प्रचलन में थी, मूर्ति पूजा होने लगी, अनुष्ठान का महत्व बढ़ा, विष्णु और शिव की पूजा होने लगी। ऋग्वेदिक देवता इंद्र और अग्नि अपना महत्व रख चुके थे, प्रजापति महत्वपूर्ण देवता बन गए। तो ये हमारा जो वैदिक सभ्यता का हमारा टॉपिक था बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा इसी यूनिट का 4th यूनिट का 2nd चैप्टर है, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियाँ, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृतियाँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, आपको नोट्स बने हुए समझ में आए कि नहीं, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये नोट्स होने वाले हैं।